सबसे माफ़ी चाहूँगा। 4 बजे का समय दिया था, 4:30 बजे शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जेएनयू के लिए स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि यहाँ 4 बजे का अगर समय दिया तो 5 बजे शुरू होता है, लेकिन आप लोग आ गए हैं, इसलिए माफ़ी मांगते हुए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से, इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे दुनिया को, जो लोग जेएनयू के इस आंदोलन में शरीक हुए हैं, दरअसल वो शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ खड़े हुए हैं, दरअसल वो समानता, भाईचारा, लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हुए हैं, वो रोहित वेमुला के न्याय के लिए खड़े हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, और इस देश में, दुनिया में समाज को बदलने की जो प्राथमिक जिम्मेवारी नौजवानों के कंधों पे होती है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप तमाम पत्रकार बंधुओं को, सिविल सोसाइटी के मेंबरों को, छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, वो सारे इंटेलेक्चुअल पूरी दुनिया के, देश के जो समर्थन में आए हैं, कलाकार, कार्टूनिस्ट, गीतकार, संगीतकार, फिल्मकार, उन सबको, इस देश की मेहनत का जनता को, न्याय पसंद, प्रगति पसंद, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। जेएनयू का मसला कोई नया नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे कैंपस को मलाइन करने की एक साजिश की गई, ना वो साजिश नहीं है, ना उन साजिशों के खिलाफ हमारा संघर्ष नया है। जब जब इस देश के अंदर लोकतांत्रिक आवाज को सत्ता अपने तंत्रों से दबाने की कोशिश करती है, जेएनयू उठ खड़ा होता है और बताता है कि जेएनयू थिंक टुडे, सोसाइटी थिंक टुमारो। और आज एक बार फिर से जेएनयू इसको एस्टैब्लिश किया है। जो हिटलर की चाल चलेगा, तो जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो या फिर वो पॉलिटिकल हो, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के छोटे दुकानदार हैं, दुकानों में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनकी मेहनत से यह यूनिवर्सिटी चलता है, और जिनके ज्ञान से, मार्गदर्शन से हम लोग अपनी शिक्षा को ले पाते हैं, इस कैंपस के शिक्षकों को, जुनूटा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का एकमात्र वजह है, वजह यह है कि मीडिया लोकतंत्र का 4th पिलर है, और जेएनयू लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला एक ऐतिहासिक संस्थान है, जो वर्तमान में लड़ रहा है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की सब्सिडी से जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि जेएनयू के लोग, जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाइए। कुछ काले बादल हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने देशवासियों को, काले बादल के बाद बड़ी घनघोर वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है
तो सूखा मिटता है, तभी धरती जो है वो सोना उगलती है, लोगों का पेट भरता है। यह काले बादल हैं, ये छटेंगे, और जो आप सब लोग यहाँ आए हैं उनके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि 22 दिन में जेल में, ये मेरा व्यक्तिगत बात है, मैं शेयर करना चाहता हूं, मेरे अंदर जो सबसे मजबूत आशावादी चीज आया वो यही था कि ये काले बादल लाख कोशिश कर लें, ये लाल सूरज को छुपा नहीं पा रहे हैं जो नीला आकाश में निकला है। यह जो नीला आकाश में लाल सूरज निकला है, इसको काले बादल छुपा नहीं पाएंगे, और ये बादल हम लोग इसको दूर भगाएंगे। बरसात होगी खुशहाली की, और लोगों के लिए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके जो एक एक शब्द हैं, जो दुनिया का एक बेहतरीन दस्तावेज है, उसको सचमुच का जमीन पे उतारना है। और जो लोग संविधान की बात बोलकर संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी साजिश को नाकाम करना है। हमारा संविधान कहता है समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। और हम समाजवाद जब कहते हैं तो वो कहीं से भी जो जवान सीमा पे लड़ रहा है, अपनी जान दे रहा है, जो शहादत दे रहा है, उसकी शहादत, और जो किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा है उसकी शहादत, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साथी रोहित वेमुला की शहादत बेकार नहीं जाएगी। यह शहादत देश को बचाने की शहादत है, और तुम जो बांटने की साजिश कर रहे हो, इस देश के किसानों को, किसान के बेटे को, किसान की बेटियों को, और उसका वो बेटा जो सीमा पे लड़ रहा है, उसको तुम ये बांट नहीं पाओगे, क्योंकि देशभक्ति और राजद्रोह में फर्क होता है। देशद्रोह और राजद्रोह में फर्क होता है। अंग्रेजों ने सेडिशन का कानून बनाया इस देश के अंदर न्याय पसंद लोगों को दबाने के लिए। अंग्रेजों के चेले चपाटे, मैं किसी विचारधारा का नाम नहीं ले रहा, भगत सिंह ने कहा था गोरे चले जाएंगे, काले रूल करेंगे। तो ये चेले चपाटे जो उस राजद्रोह का, सेडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान के पक्ष में खड़ा होने वाले लोगों के खिलाफ, लोगों की समानता, न्याय, लोकतांत्रिक अधिकार, बराबरी और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के लिए लड़ने वाले लोगों के खिलाफ उनको संवैधानिक तरीके से ही जवाब दिया जाएगा। इस देश के संविधान न्यायिक प्रक्रिया पे JNU-SU का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का पूरा भरोसा है। जो घटना 9 तारीख को घटी, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो राजद्रोह है कि नहीं है, यह अदालत तय करेगी। केस के मेरिट पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अदालत पे हमको पूरा भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है। लाख कोशिशों के बावजूद ये उसके फैब्रिकेटेड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि संविधान वीडियो नहीं है जिसको आप डॉक्टर कर देंगे। संविधान एक दस्तावेज है जिसको इस देश के महापुरुषों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने आजादी के आंदोलन के दौरान उनके जो अनुभव थे, उन अनुभवों से सींच कर उसको बनाया है। इसीलिए तुम इसको डॉक्टर नहीं कर पाओगे। इस संविधान पे भरोसा है, और संविधान में जो सत्यमेव जयते की बात की गई है, सत्य की जय होगी, काली घटा छटेगी, और JNU जो आपके सब्सिडी के पैसों से चलता है, वो आपका सब्सिडी का पैसा बिल्कुल सही जगह पे खर्च हो रहा है। बाकी गलत जगह जो आपके सब्सिडी का पैसा खर्च हो रहा है, बंगलों पे, गाड़ियों पे, हवाई यात्राओं पे, उसको लेकर के आप सवाल उठाइए कि ये सब्सिडी के पैसे से और JNU खुलना चाहिए,
क्योंकि वहाँ रेमो जो एक दलित परिवार से आता है, कन्हैया जो जिसकी माँ 3,000 रुपया कमाती है, और हमारे बाकी साथी उमर, अनिर्वाण, आशुतोष, अनंत, ये सब लोग जो बेहद कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, वो पीएचडी कर सके और देशभक्ति का मतलब देश के लोगों के लिए लड़ने की बात हो सके, उस लड़ाई को आगे बढ़ा सके। इसलिए आपका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। मसला यही है कि देश की सरकार है। ताज्जुब यह है कि एक पार्टी की सरकार बन गई है। एक पार्टी नहीं, एक दफ्तर की सरकार बनती जा रही है। उनको एहसास कराना है कि आप देश की सरकार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री हैं, और आपके दायित्व किसी ऑफिस से नहीं, संविधान और संसद से तय होगा, और वो जिम्मेवारी हम तय करेंगे। आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, मन की बात नहीं कर रहे हैं इसीलिए। और वो मतभेद रखने का अधिकार संविधान देता है, और संवैधानिक अधिकार के दायरे में जो चीजें हैं आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, और संवैधानिक दायरे के बाहर जो चीज है उसका समर्थन जेएनयू ना कभी किया है, ना जेएनयू का कोई स्टूडेंट किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ना करेगा। इसीलिए एक बात, एक चिंता जो मुझे है अपने कैंपस के एक एक स्टूडेंट को लेकर, एक एक कर्मचारी, एक एक प्रोफेसर को लेकर, कि कल को जब वो समाज में जाएंगे, एक दो चैनलों ने जिस तरीके से जेएनयू को मलाइन किया, इतना भी जरूरी नहीं समझे कि राजद्रोह और देशद्रोह का फर्क कर पाते, इतना भी नहीं समझे आरोपी और आरोप सिद्ध का फर्क कर पाते। सीधे आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। यह जो इमेज बनाई गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपके ही बच्चे या आपके ही माँ बाप जैसे किसी माँ बाप के बच्चे हैं हम लोग, इसी देश के निवासी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। इसीलिए यह जो राजनीतिक साजिश है उसको आप लोग नाकाम कीजिए, और देश के सीमा पे लड़ने वाला, चाहे सैनिक हो या आत्महत्या करने वाला किसान हो, चाहे अपने अधिकारों के लिए मर मिटने वाला कोई विद्यार्थी हो, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। यही हमारा अपराध है। अगर आप इसको अपराध मानते हैं तब तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन सरकार अगर इसको अपराध मानती है जो एक खास विचारधारा की है, तब तो ये बार बार करेंगे। और इस बात को लेकर के हमको कोई अफसोस नहीं है, हम कोई रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे साथियों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है ट्रेन के अंदर, कुछ ऑटो वालों ने, ये उनका दोष नहीं है, व्हाट्सएप पे जिस तरीके से फैब्रिकेटेड वीडियो को चलाकर एक छवि खराब की गई कैंपस की, उसके चलते जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है हमारे कैंपस की लड़कियों को, कुछ लोगों ने कॉन्डोम गणना अधिकारी नियुक्त कर दिया जेएनयू में। इस तरह की बयानबाजी अपने बच्चों, अपनी बच्चियों, अपने देश के नागरिकों, नौजवानों, देश के भविष्यों के बारे में की गई है। आप इसका मतलब समझिए। देश बनता है देश के लोगों से। इस मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने आप में जेएनयू इस देश की एक वास्तविक आवाज है, क्योंकि यहाँ सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के 145 देश के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी समझदारी को विकसित करते हैं, और यहाँ पढ़ने लिखने के बाद बाहर जाकर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। 4,500 डिप्लोमेट में से, ब्यूरोक्रेट में से
2500 जेएनयू का स्टूडेंट रहा हुआ है। ये कंट्रीब्यूशन है तमाम फील्ड में, चाहे वो सोशल साइंस हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, कल्चर हो, जेएनयू का एक कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने की, डेमोक्रेटिक स्पेस को बढ़ाने की जो मुहिम है, जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय के सपनों को सच करने की जो बात है, बाबा साहब के सपनों को जो सच करने की बात है, उन सपनों को लेकर चलने वाला यह विश्वविद्यालय है। इसकी छवि पर इस तरीके से हमले को आप लोग बर्दाश्त नहीं कीजिए। इस सरकार से सवाल पूछिए और उनसे कहिए कि सेडिशन जैसे काले कानून का इस्तेमाल इस देश के विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने के लिए ना किया जाए। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे को नहीं समझते। हम समझते हैं और हम आजादी का मतलब भी समझते हैं। इसीलिए हमने कहा कि देश से आजादी नहीं, देश में आजादी चाहिए। से और में फर्क होता है। से का मतलब यह है कि आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। हम देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जब इस दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का हमला है तब राष्ट्रवाद को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भूमंडलीकरण राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को खत्म कर रहा है। ऐसे में अपनी पहचान को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना, ये एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम बखूबी समझते हैं और उस देशभक्ति के पक्ष में खड़ा होते हैं। और जो ये बाइनरी बनाया जा रहा है, उसके पीछे जो साजिश है कि जो जनता के बुनियादी सवाल हैं उससे उनका ध्यान भटकाया जाए, उसको लेकर के भी हम सचेत हैं। आपको भी हम मीडिया के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस मुहिम में जो जुड़े हैं और जुड़िए, क्योंकि इस देश को बचाने की लड़ाई है। जेएनयू को बचाना, इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आजादी की मांग अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग है और संविधान का विरोध नहीं है, लोकतंत्र का विरोध नहीं है, देश का विरोध नहीं है। इतनी ही बात करके मैं आप तमाम लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दौरान आपको कुछ नसीहत दी है कि यहाँ पर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेंगे, क्या उस नसीहत को आप मानने को तैयार हैं या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट की हैं? एक बात, मैं बोलने का बड़ा पक्षधर हूँ, क्योंकि बोल की लव आजाद है तेरे मैं मानता हूँ। लेकिन पिछले 22 दिनों में मैं कुछ इडियट सा बन गया हूँ। 3 इडियट देख रहा था मैं, तो उसमें एक बार कहता है अभिनेता, वो जो बच्चा पैदा होने वाला है, भाई तुम अंदर ही रहना, बाहर बहुत गड़बड़ है। तो पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। और हमारे कैंपस के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना है। इससे ज्यादा मैं अभी सोच नहीं रहा हूं। तो आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। हालांकि मामला सब जुडिस है, इस तरह के सवालों से ना आप मुझे सवाल करें ना मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि ये अदालत की अवमानना होगी जो मैं करना नहीं चाहता। एक मिनट, तो आप राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के सवाल कृपया ना पूछे जाएं। दूसरा केस क्या जो मेरिट है उससे सवाल ना पूछा जाए। रही बात अदालत को मानने की, बार बार कह रहा हूं, अदालत को पूरी तरह से मानता हूं, पूरा विश्वास है न्यायिक प्रक्रिया में। और जो निर्देश दिए गए हैं वो मेरा जीवन जीने का तरीका है। कोई आदमी बता दे कि वो किसी मुल्क में रहता है, वो उस मुल्क की खिलाफत की किसी भी कार्रवाई में कैसे शामिल हो सकता है? ये कोई निर्देश नहीं है, ये तो मेरा सपना है जिसको कोर्ट ने कहा है, और मैं बिल्कुल उस सपने के साथ हूँ, उस दायित्व के साथ खड़ा हूँ। आप एक सेकंड पूछिए प्लीज। 9 फरवरी की जो घटना है वो सब जुडिस है, उस पर आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अफजल गुरु को जो फांसी हुई उसको लेकर के
उसको लेकर के जो आपके स्टूडेंट यूनियन ने पोस्टर्स छापे हैं उसमें जुडिशियल किलिंग कही है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपकी राय में अफजल को जो फांसी दी गई थी वो क्या न्यायिक हत्या थी या एक प्रक्रिया के तहत उचित कार्रवाई थी? मेरा पत्रकार बंधुओं से पहले तो आपसे जो सवाल किया गया कृपया आपकी जवाब दें। आपके पीछे कन्हैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कन्हैया को बोलने दीजिए। पहली बात प्लीज बोलने के साथ साथ सवाल पूछने की भी आजादी होनी मैं सबसे पहले अपने कैंपस के स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, इतना भरोसा आपने अपने प्रेसिडेंट पे दिखाया है, थोड़ी देर और दिखाइए। इनके साथ जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, बहनें हैं, उनके साथ 1 to 1 में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी 1 to 1 में नहीं जाइए आपस में मीडिया के बंधुओं। निश्चित तौर पे जब बोलने की आजादी है तो पूछने की भी आजादी है। और पूरा भरोसा रखिए कि जब मैं कह रहा हूं कि मैं नेता नहीं हूं तो आपके सवालों से भागूंगा नहीं। विद्यार्थी हूं, सवाल पूछना काम है, आगे जाकर के टीचर बनना है, इसलिए सवाल का जवाब देना जिम्मेवारी है। सवाल है अफजल गुरु पे। मैं केस के मेरिट और मामला सब जुडिस है, इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप तो इतने अधीर हो गए। मैं तो पूरी तैयारी से आया हूं, मैं बिल्कुल आपसे मुखातिब होने आया हूं, मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि सवाल जवाब पूछते हैं तो आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं कन्हैया एक व्यक्ति के तौर पे एक जगह हूं, मैं कन्हैया JNU-SU प्रेसिडेंट एक जगह पे हूं, मैं कन्हैया मीना देवी का बेटा एक जगह पे हूं। तो इसको घालमेल नहीं कीजिएगा। आपका सवाल अगर कन्हैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस से है, स्पष्ट बात कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस JNU के स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का है, कर्मचारियों का है। क्योंकि मैं जेल में रह करके आया हूं और छात्र संघ का अध्यक्ष हूं, इसीलिए आपको बोल रहा हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी है, ये मेरा कोई क्लेम नहीं है, ये मेरा कोई एकाधिकार नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूं स्टूडेंट के बिहाफ पे बोल रहा हूं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मेरी राय से यहाँ बैठे सारे लोग सहमत हैं, वहां उनकी व्यक्तिगत आजादी काम करेगी। कृपया इस दायरे में चीजों को समझने की कोशिश की जाए, ये मेरा आपसे सादर निवेदन है तमाम मीडिया के साथियों से। JNU-SU प्रेसिडेंट के बतौर अगर आप कहते हैं कि अफजल गुरु आपके लिए कौन है, तो मैं कहता हूं कि अफजल गुरु भारत का, भारतीय संविधान के अनुसार इस देश का एक नागरिक था। अखंड भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर उसका एक निवासी था और उसको कानून ने सजा दी है। जो सजा दी है उस सजा के ऊपर बोलना, वही कानून इस देश की जनता को इजाजत देता है और जो लोग कर रहे हैं ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है, मेरे लिए आइकन आज के समय में रोहित वेमुला है। और हम कहते हैं कि घर घर में रोहित निकलेगा, तुम कितने रोहित मारोगे, घर घर में रोहित निकलेगा, यही हमारा जवाब है। एक और सवाल है कन्हैया, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कन्हैया दिस साइड, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। नहीं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए पहले कौन पूछेंगे। सवाल है द सेम क्वेश्चन, अब सब्सिडरी है,
सवाल ये कन्हैया इस साइड। अरे क्या कन्हैया सुन लो कन्हैया उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि बतौर जेएनयू प्रेसिडेंट बोल देते हैं सर, उसी से जुड़ा थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन पे बोल देते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका, आप लेडीज फर्स्ट किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी पत्रकार साथी बहन कह रहे हैं कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ, मेरा काम पढ़ाई करना है और मेरी तरह हर लोग अपनी पढ़ाई कर सके इसके लिए लड़ाई लड़ना है। तो इसके लिए ना कोई प्लान करने की जरूरत है, ना कोई एक्शन बनाना है। सरकार जब फेलोशिप बंद करेगी तो फेलोशिप शुरू करवाने की लड़ाई शुरू कर देंगे। सरकार अगर कभी रोहित वेमुला की हत्या कर देगी तो उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाएंगे। राजद्रोह के आरोप में किसी को जेल में डाल देगी तो उसे रिहा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और हमें लगता है कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, इसीलिए कोई विक्ट्री नहीं है, इसीलिए यूनिटी है। हम कोई विक्ट्री मार्च नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यूनिटी मार्च कर रहे हैं। और आप तमाम मीडिया बंधुओं से ये अपील करना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश के आम आवाम को अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। अगर आपको भी आपका वेतन पूरा नहीं दे रहा आपकी चैनल का मालिक, आइए कंधा से कंधा मिलाते हैं, इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। कन्हैया सवाल वही है कि जो अफजल को लेकर आप बात कह रहे थे, अच्छा कोई और महिला आ गई? नहीं, इस बार पुरुष हैं। देखिए, मैं आपको जवाब दे चुका हूं, फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी आजादी है। मैं कह रहा हूं कि मुझे इस देश की जनता ने वोट नहीं किया है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं जेएनयू का एक यूनिवर्सिटी का अदना सा, बहुत साधारण सा, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह हमारा प्रेसिडेंट जो है वो बाउंसर लेके नहीं चलता है, वो साधारण सा आदमी हो। और हमारे जैसे ही साधारण लोग इस कैंपस में पढ़ते हैं, उनकी साधारण साधारण जरूरतें हैं, जैसे उनके कमरे में खटमल है। तो हमारी प्राथमिकता यह है कि उनकी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जिसको दूर करना यूनियन की जिम्मेवारी है, पहले मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। बंगाल तो बहुत दूर है सर। कन्हैया इधर आजादी मिलेगी क्या? सवाल पूछ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं बार बार लोकतंत्र की बात कह रहा हूं, तो गैर लोकतांत्रिक कैसे हो जाऊं? मेरे पास अपना एक काउंसिल है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो काउंसिल मीटिंग में डिसाइड होगा। अभी हम आए हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने खुद प्रेसिडेंट बन करके काउंसिल मीटिंग कर लिया था। तो वो मीटिंग हम लोग करेंगे सारे काउंसिलर्स के साथ, प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। रही बात दिल्ली सरकार की रिपोर्ट का, 22 दिन से जेल में था, रिपोर्ट कैसे पढ़ूंगा और बिना पढ़े आपके बताने से कैसे मान ले जब हम खुद नहीं पढ़े हैं। मैम, एक बार रिपोर्ट पढ़ लेने दीजिए। बिना पढ़े हमारे देश के कुछ नेता स्वयंभू मजेदार वक्ता जो लोकसभा में करते हैं, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करना चाहता। एक बार पढ़ लेना चाहते हैं, फिर पोजीशन लेंगे। रही बात अनिर्बान और उम्र की, मैं कह रहा हूं कि किसी के ऊपर कोई सेडिशन का चार्ज नहीं होना चाहिए। क्या होगा नहीं होगा अदालत को तय करने दीजिए। कन्हैया आ जाओ, मैं सवाल लिखूं। क्या ये बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने वाला है क्या? चलने दीजिए।
कन्हैया, दो अहम मुद्दे यहाँ इस कैंपस से उठे थे। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ ऐसा भी होगा क्या? कन्हैया, दो अहम सवाल इस कैंपस से उठे, जिन सवालों का जवाब जाहिर तौर पर आप दे रहे हैं और जेएनयू के प्रेसिडेंट होने के नाते। आप कौन से न्यूज चैनल से हैं? और मैं न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ। अच्छा सर। ठीक है, एक सवाल जो कि अफजल को लेकर था, जाहिर तौर पे आपने कहा कि वो जो कोर्ट ने फैसला लिया वो अपनी जगह है, उस पर बहस जारी रहेगी, वो संविधान आपको अधिकार देता है। आप अफजल को लेकर कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं या उसके बहस के साथ खड़े हैं? दूसरा सवाल कश्मीर को लेकर। दूसरा सवाल कश्मीर को लेकर है। जाहिर तौर पर पूरे देश में उस पर बहस होती है, होती रहेगी, इस कैंपस में भी होती है, होती रहेगी। क्या कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जो बहस होती है उसमें आप अलग करने के साथ हैं, अलग करने के साथ हैं, या जो अखंड भारत आपने शब्द इस्तेमाल किया है ना, जो एबीवीपी वाले करते हैं, उसके साथ? अच्छा, पहली बात तो ये है, न्यूज नेशन इसलिए मैंने आपको पूछा क्योंकि बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे न्यूज चैनल के मालिकों का मजीठिया आयोग पे अच्छा पोजीशन नहीं है। जो पत्रकारों को प्रॉपर वेतन देने की बात करता है, स्ट्रिंगर को, इलस्ट्रेटर को, कार्टूनिस्ट को सही वेतन देने की बात करता है, वो पत्रकारिता में रिफॉर्म की बात करता है। तो आपके चैनल का क्या पोजीशन है, मैं इस जानने के लिए सिर्फ पूछा था, अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं सवाल दे रहा हूँ, सब जवाब दे रहा हूँ आपका। आपने कहा कि एबीवीपी का अखंड भारत। देखिए, हम पेटेंटबाजी के बहुत खिलाफ हैं। कोई अगर ये देशभक्ति पे, राष्ट्रवाद पे, अखंड भारत पे, बाबा साहेब पे पेटेंट लेना चाहता है, मुझे मंजूर नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सवाल जो है, आप हमसे ज्यादा अगर खुद से पूछते तो जवाब ज्यादा आसानी से मिलता। मैं इस देश में किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता हूं। कानून अगर कुछ कह रहा है, वो कानून के दायरे में है, और उसे दायरे में यह भी है कि उस निर्णय के खिलाफ लोग अपना पक्ष रख सकें। जेएनयू का पोजीशन यही है कि हम भारत के अंदर कश्मीर है और हम इसी पोजीशन को मानते हैं। दोबारा अफजल पे क्या स्टैंड है आपका? आप मानते हैं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको जवाब देंगे। और ये बेचैनी होनी नहीं चाहिए, सवाल नहीं जवाब देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में सारी बातें कह दी है और मेरे ख्याल से उसके बाद कोई स्वाभाविक प्रश्न नहीं बनता है। फिर भी अगर आप लोग बना रहे हैं तो बना सकते हैं, आपकी आजादी है। और मैं आप लोगों को अलग से समय दे दूंगा, आप लोग ये सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। अभी यहाँ पे क्लास तय है नेशनलिज्म का, प्रोफेसर अपूर्वानंद का, वो क्लास होगा। और मेरा अपील है आप तमाम साथियों से कि आप सब लोग भी अटेंड कीजिएगा, ये मेरा आग्रह है। अगर आप लाइव कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और